1 जुलाई 2018 दिल्ली का बुरारी इलाका। सुबह के 7:30 बज रहे थे। गली नंबर 4 के उस छोटे से घर के आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य था। मोहल्ले की दुकानें खुल चुकी थीं, स्कूल जाने वाले बच्चे तैयार हो रहे थे। लेकिन उस छोटे से घर नंबर 530 के भीतर जो दृश्य था उसने देश को हिलाकर रख दिया। घर के अंदर 9 बॉडीज फंदे से लटक रही थीं। 10वीं बॉडी कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, जबकि 77 साल की बुजुर्ग महिला का शव दूसरे कमरे के फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। सबसे बड़ी बात, जो शख्स इस खौफनाक तमाशे का गवाह बना, उसने पाया कि घर के सभी दरवाजे खुले थे। ऐसे में सवाल उठता है, अगर ये सामूहिक आत्महत्या थी तो दरवाजे क्यों खुले थे, और अगर हत्या थी तो कोई बाहरी निशान क्यों नहीं मिला। वो 10 शव न सिर्फ लटक रहे थे, बल्कि उनके हाथ पीछे बंधे थे, आंखों पर पट्टी थी और मुंह पर टेप लगा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे खुद मौत ने सांस लेना छोड़ दिया हो। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक कोल्ड केस था जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। यह है बुराड़ी हत्याकांड, एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें उतारना मुश्किल है। फिर भी आज हम आपको इस सच्चाई से रूबरू कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली के बुराड़ी इलाके के उस घर की, जहां 11 सदस्यों की मौत ने पूरे देश की नींद उड़ा दी। लेकिन इस पूरे कांड की शुरुआत एक छोटे से परिवार से होती है जो कभी बिल्कुल सामान्य था। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी की। ये कहानी है चुंडावत परिवार की, जिसे भाटिया परिवार के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार करीब 20 साल पहले दिल्ली के बुराड़ी इलाके में आकर बस गया था। संत नगर की गली नंबर 4 के मकान नंबर 530 में रहने वाले इस परिवार का मुखिया भोपाल सिंह हुआ करता था, जो सेना में था। उनकी पत्नी का नाम नारायणी देवी था। परिवार में उनके 3 बेटे थे, भुवनेश भाटिया, ललित भाटिया और एक बेटा राजस्थान में रहता था, जिसका नाम दिनेश था। इसके अलावा एक बेटी थी, प्रतिभा भाटिया, जिसके पति की मौत के बाद वो अपनी बेटी प्रियंका के साथ नारायणी देवी के घर में ही रहने लगी थी। परिवार का बड़ा बेटा भुवनेश 50 वर्ष, अपनी पत्नी सविता 48 वर्ष और 3 बच्चों नीतू 25, मोनू 23 और ध्रुव 15 के साथ रहता था। छोटा बेटा ललित 45 वर्ष, अपनी पत्नी टीना 42 वर्ष और बेटे शिवम 15 वर्ष के साथ रहता था। परिवार की चौथी पीढ़ी में प्रियंका थी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और जिसकी सगाई महज 15 दिन पहले ही हुई थी। ये परिवार किसी भी दूसरे भारतीय परिवार की तरह ही था। पड़ोसी गुरचरण सिंह के मुताबिक वे बहुत अच्छे लोग थे। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, बच्चे अच्छी कमाई कर रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे साधारण परिवारों में ही सबसे बड़े राज छुपे होते हैं। साल 2006 परिवार को एक बड़ा झटका लगता है। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह का निधन हो जाता है। भोपाल सिंह एक सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और उनकी मौत के बाद परिवार में जैसे कोई खालीपन आ गया। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे उनके छोटी बेटे ललित पर। कहते हैं कि भोपाल सिंह की मौत के कुछ ही महीनों बाद ललित की एक दुर्घटना में आवाज चली गई थी, और जब कुछ दिनों बाद उसकी आवाज वापस आई तो उसने ये मानना शुरू कर दिया कि उसके पिता की आत्मा उसमें समा गई है। साल 2018 1 जुलाई की सुबह जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो उसने सिर्फ लाशें नहीं, बल्कि 11 डायरियां भी बरामद की। ये डायरियां किसी आम व्यक्ति के ख्यालात नहीं थीं। इनमें 11 सालों तक लिखी गई बातें थीं, जो एक अजीबोगरीब रस्म का जिक्र कर रही थीं। पुलिस ने जब इन डायरियों को पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। इनमें फांसी लगाने का तरीका, आंखों पर पट्टी बांधना और रस्सियों के इस्तेमाल के बारे में स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिए गए थे। लेकिन असल में ये सब कब शुरू हुआ? डायरियों में लिखी सबसे पुरानी एंट्री 2007 की है, ठीक उसी साल जब भोपाल सिंह गुजरे थे। ललित ने खुद को अपने पिता का माध्यम बताना शुरू कर दिया था। उसका कहना था कि उसके पिता उसे सपनों में आते हैं और उसे आदेश देते हैं। ललित की भतीजी प्रियंका ने उसके कहे अनुसार इन डायरियों में लिखा था। परिवार के सभी सदस्य नारायणी देवी को छोड़कर ललित को डैडी बुलाने लगे थे। उसने परिवार में अपने पिता की जगह ले ली थी। एक डायरी एंट्री में लिखा था, अंतिम समय में आखिरी इच्छा की पूर्ति के वक्त आसमान हिलेगा, धरती कांपेगी। उस वक्त तुम घबराना मत, मंत्रों का जाप बढ़ा देना। मैं आकर तुम्हें उतार लूंगा, औरों को भी उतारने में मदद करूंगा। इतना ही नहीं, एक जगह लिखा था कि परिवार अगली दिवाली नहीं देख पाएगा,
यानी ये आत्महत्या या कोई अजीब रस्म पहले से ही प्लान की जा चुकी थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच गहरी होती गई, वैसे वैसे और भी चौंकाने वाले सुराग सामने आते गए। घर की छत पर लोहे का जाला यानी आयरन मैश था, जिससे 10 शव लटकाए गए थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी दीवार से निकलते 11 पाइप। हाँ, घर की एक दीवार में 11 प्लास्टिक के पाइप लगे हुए थे, जिनका किसी भी पानी की टंकी से कोई कनेक्शन नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 11 में से 4 पाइप सीधे थे और 7 मुड़े हुए। मृतकों की संख्या थी 11, जिसमें 4 पुरुष और 7 महिलाएं थीं। पाइपों का ये पैटर्न बिल्कुल उसी अनुपात में था। इसके अलावा घर के मुख्य दरवाजे पर भी 11 लोहे की छड़ें थीं और ये दरवाजा बिना ताले के खुला था। पुलिस इतने सारे 11 को इकट्ठा देखकर हैरान रह गई। मामला और भी उलझ गया जब पुलिस को पता चला कि ये परिवार सालों से तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में लिप्त था। एक रिपोर्ट के अनुसार ललित कब्रिस्तान जाता था और उसे भूत प्रेत में दिलचस्पी थी। आखिरी रात 30 जून 2018। ये वो रात थी जब परिवार ने अपनी आखिरी सांस ली। सीसीटीवी फुटेज ने इस रात के कुछ अहम पहलुओं को कैद किया था। रात करीब 8:30 पर नारायणी बीवी के भतीजे सचिन ने उनसे बात की थी। बातचीत सामान्य थी। उन्होंने बताया कि परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त है। रात 10:40 पर एक डिलीवरी बॉय घर में 20 रोटियां डिलीवर कर गया। वो उन्हें देखने वाला आखिरी व्यक्ति था। इसके बाद घर में किसी के आने जाने का कोई सबूत नहीं मिला। रात 12 बजे से 1 बजे के बीच परिवार ने अपनी प्लान की गई रस्म को अंजाम देना शुरू कर दिया। डायरी में लिखे तरीके के अनुसार उन्होंने एक दूसरे के हाथ बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और फंदा लगाया। माना जाता है कि सबसे पहले 15 साल के बच्चों को फांसी लगाई गई, फिर महिलाओं को। सबसे अंत में नारायणी देवी की मौत हुई। उनकी मौत फांसी से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई थी, क्योंकि संभवतः वो स्टूल पर चढ़ने में असमर्थ थीं। पुलिस ने सबसे पहले इसे हत्या का मामला दर्ज किया। पूछताछ में परिवार के रिश्तेदारों ने दावा किया कि ये हत्या थी, लेकिन फॉरेंसिक जांच में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं मिला। न ही घर में कोई संघर्ष के निशान थे और न ही कोई सामान गायब था। शवों के पोस्टमार्टम में पाया गया कि 10 लोगों की मौत फांसी से हुई थी और उनके शरीर पर किसी तरह के संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। जांच के दौरान पुलिस ने एक मनोचिकित्सक की मदद ली और पता चला कि ये शेयर्ड साइकोसिस का मामला था, यानी एक व्यक्ति का भ्रम दूसरों पर हावी हो जाना। ललित के पिता की आत्मा में होने का भ्रम पूरे परिवार ने सच मान लिया था। उनका विश्वास इतना गहरा था कि वो उस रस्म को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए, जिसके बारे में उन्हें लगता था कि इससे उनकी मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का क्रम निर्धारित किया। सबसे पहले मरे वो लोग थे जिनके शरीर पर संघर्ष के न्यूनतम निशान थे, यानी जो स्वेच्छा से तैयार हुए। 15 वर्षीय ध्रुव और 15 वर्षीय शिवम, ये दोनों बच्चे सबसे पहले फंदे पर चढ़े। उनकी आंखों पर पट्टी थी, हाथ पीछे बंधे थे, लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं था। डायरी में लिखा था, बच्चों को सबसे पहले उठना चाहिए क्योंकि वे निर्मल होते हैं। इसके बाद बारी आई महिलाओं की। सविता 48, टीना 42, प्रियंका 33, नीतू 25 और प्रतिभा 57। वे सभी पूरी श्रद्धा से अपनी अपनी रस्सियों को पकड़कर खड़ी हो गईं। पुलिस को जब ये पता चला तो उसके भी होश उड़ गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना किसी विरोध के खुद को मौत के हवाले कर सकते हैं, ये संभव नहीं लगता था। लेकिन डायरी के पन्नों ने साबित कर दिया कि ये परिवार मानसिक रूप से पूरी तरह से कंडीशन किया जा चुका था। सबसे आखिर में ललित 45 और भुवनेश 50 ने फंदा लगाया, लेकिन एक शव ऐसा था जो बाकियों से अलग था। नारायणी देवी 77, वो फंदे से नहीं लटकी थीं, बल्कि दूसरे कमरे के फर्श पर पड़ी थीं। उनके गले पर रस्सी के निशान थे, लेकिन फंदा उनके सिर के पास अलग पड़ा था। फोरेंसिक ने बताया कि उनकी मौत गला घोंटने से हुई, फांसी से नहीं, यानी कोई उन्हें उठाकर फंदे तक नहीं ले जा सका। शायद उनकी शारीरिक स्थिति ने साथ नहीं दिया, तो किसी ने उनकी मदद की और फिर वो खुद फंदे पर चढ़ गया। ये पहेली आज तक बनी हुई है। पुलिस ने आसपास के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। अधिकांश फुटेज में कुछ खास नहीं मिला, बस सामान्य आवाजाही। लेकिन 2 फुटेज ने सबको चौंका दिया। पहला फुटेज, घर के सामने वाली दुकान के कैमरे में रात 1:15 के आसपास एक अजीब रोशनी दिखी। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि कुछ सेकंड के लिए झिलमिलाई और फिर गायब हो गई। कुछ लोगों ने इसे आत्मा की रोशनी बताया तो कुछ ने तकनीकी खराबी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि उसी समय के आसपास घर से कोई आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी, एक धीमी गूंज, जैसे सामूहिक मंत्रोच्चार हो रहा हो। दूसरा फुटेज,
सुबह 4:30 पर घर के बाहर एक छाया दिखी। वो छाया बिल्कुल इंसान की तरह थी, लेकिन उसके हाथ और पैर असामान्य रूप से लंबे लग रहे थे। वो छाया घर के मुख्य दरवाजे के पास कुछ मिनट खड़ी रही और फिर गायब हो गई। पुलिस ने इस छाया को लेकर कई थ्योरी बनाई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्या ये कोई बाहरी व्यक्ति था या फिर सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन? फुटेज की क्वालिटी इतनी खराब थी कि कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि घर की एक दीवार से 11 प्लास्टिक के पाइप निकल रहे थे, लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पाइप किसी पानी की टंकी या गैस पाइपलाइन से जुड़े नहीं थे। वे बिल्कुल बेकार थे। फिर उन्हें क्यों लगाया गया? जांच में पता चला कि ये पाइप सितंबर 2017 में लगाए गए थे, यानी घटना से करीब 9 महीने पहले। पड़ोसियों ने बताया कि उस समय ललित ने खुद ही एक राजमिस्त्री को बुलाकर ये पाइप लगवाए थे। जब राजमिस्त्री ने पूछा कि ये किस काम के हैं, तो ललित ने कहा था कि ये हवा के लिए है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लेकिन एक और डायरी एंट्री में इसका जिक्र और भी अजीब था। लिखा था 11 नली, 11 शरीर, 11 रास्ते। जब सब एक हो जाएंगे तो एक ही नली से सब ऊपर चले जाएंगे। इसका क्या मतलब था? क्या उनका मानना था कि इन पाइपों के जरिए उनकी आत्माएं शरीर से बाहर निकलेंगी, या फिर ये किसी ब्लैक मैजिक का हिस्सा था? पुलिस ने कई तंत्र मंत्र के जानकारों से संपर्क किया। कुछ ने कहा कि ये भूत बाधा से बचने का तरीका है, तो कुछ ने कहा कि ये किसी कब्रिस्तानी रस्म का हिस्सा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसे पाइप तंत्र साधना में प्राण नलिका के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। माना जाता है कि इनसे होकर आत्मा शरीर छोड़ती है। क्या ललित ने इसी विधि को अपनाया था? हो सकता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये मामला सिर्फ एक सामूहिक आत्महत्या था या इसमें किसी और की साजिश थी? क्योंकि पुलिस को घर से एक चौंकाने वाला सबूत मिला जिसने पूरे केस को उलट-पुलट कर रख दिया। वो सबूत था एक मोबाइल फोन जिसमें घटना से ठीक पहले की रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग में एक आवाज साफ सुनाई देती है और वो आवाज किसी परिवार के सदस्य की नहीं थी। ये रिकॉर्डिंग क्या बताती है? क्या उस रात कोई और भी घर के अंदर मौजूद था, और अगर था तो वो कौन था? घटना के 2 दिन बाद जब पुलिस टीम घर की बारीकी से जांच कर रही थी तो उसे कमरे के कोने में एक मोबाइल फोन मिला। वो फोन साइलेंट मोड पर था और बाकी के 10 फोन की तरह एक बैग में बंद नहीं था। वो अलग पड़ा था, जैसे कोई उसे छुपाना भूल गया हो। जब पुलिस ने उस फोन को चेक किया तो उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जो 30 जून की रात 11:47 पर रिकॉर्ड की गई थी। वो समय ठीक उसी घंटे का था जब परिवार ने अपनी साधना शुरू की थी। रिकॉर्डिंग में सबसे पहले एक धीमी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। फिर एक आवाज आती है, गहरी, धीमी और कमांडिंग। वो आवाज कहती है, अभी समय आ गया है, तुम सब तैयार हो जाओ। डैडी ने कहा है, इस रात के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं छुएगी। पुलिस उस आवाज को पहचान नहीं पाई। वो ना तो ललित की थी, न भुवनेश की, न किसी और परिवार के सदस्य की। लेकिन उस रिकॉर्डिंग में बाद में जो सुनाई दिया उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसके बाद 11 अलग अलग आवाजें एक साथ बोलती सुनाई देती हैं, जैसे कोई सामूहिक प्रार्थना हो रही हो। और फिर अचानक सन्नाटा। पुलिस ने तुरंत उस रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक लैब भेजा, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि रिकॉर्डिंग में मौजूद अज्ञात आवाज किसी भी डेटाबेस में मेल नहीं खाती थी। यानी वो आवाज किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, या फिर वो इतनी दूर से आ रही थी कि उसे क्लियर नहीं किया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर उस रात कोई और व्यक्ति घर के अंदर था तो वो कैसे अंदर आया, और सबसे अहम, वो गया कैसे? क्योंकि घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों में उस रात कोई बाहरी व्यक्ति नजर नहीं आया था। पुलिस को जैसे जैसे जांच में गहराई मिलती गई वैसे वैसे एक और एंगल सामने आया, गॉडमैन एंगल। दरअसल जब पुलिस ने मृतकों के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उन्हें 4 अलग अलग नंबर मिले जो तांत्रिकों या स्वयंभू संतों के थे। इन नंबरों पर घटना से पहले कई बार कॉल की गई थी। पुलिस को शक था कि हो सकता है किसी ठग संत ने परिवार को ये रस्म बताई हो। डायरियों में लिखी गई बातें, आंखों पर पट्टी, हाथ पीछे बांधना, फंदे का सही तरीका, ये सब किसी तांत्रिक विद्या जैसा लग रहा था। यहां तक कि डायरी में लिखा था कि रस्म के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, जिससे पता चलता है कि कोई बाहरी व्यक्ति इन सब का मास्टरमाइंड था।
पुलिस ने उन चारों नंबरों को ट्रेस किया। 3 नंबर तो बंद मिले, लेकिन एक नंबर एक्टिव था। जब पुलिस उस नंबर तक पहुंची तो सामने आया एक बुजुर्ग व्यक्ति जो राजस्थान में एक छोटे से मंदिर में रहता था। उसने बताया कि ललित ने कई बार उससे फोन पर बात की थी और उसे डैडी के संदेश सुनाए थे, लेकिन उसने ये भी बताया कि उसने कभी किसी को फांसी लगाने का तरीका नहीं बताया था। पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन इस बात ने यह साबित कर दिया कि ललित और उसका परिवार किसी न किसी बाहरी प्रभाव में था। सवाल ये था कि क्या वो बाहरी प्रभाव कोई इंसान था या फिर सिर्फ ललित का भ्रम। जब पुलिस को पता चला कि डायरियों में मौत या आत्महत्या शब्द कहीं नहीं लिखा था, बल्कि मुक्ति, परमात्मा से मिलन और कठिन साधना जैसे शब्द लिखे थे, तो पुलिस ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराने का फैसला किया। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक के दिमाग की स्थिति को समझने की कोशिश की जाती है। पुलिस ने परिवार के रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से बात की, डायरियों का विश्लेषण किया और पूरे 11 सालों के व्यवहार पर रिसर्च की। जो रिपोर्ट आई वो हैरान करने वाली थी। रिपोर्ट में कहा गया, ये आत्महत्या नहीं थी, ये एक हादसा था जो एक रस्म के दौरान हुआ। किसी भी मृतक ने अपनी जान खत्म करने का इरादा नहीं किया था। हाँ, आपने सही सुना, वे लोग मरना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक साधना है जिसके बाद वो वापस जिंदा हो जाएंगे। डायरी में लिखा था, आखिरी समय में परमात्मा आकर तुम्हें उतार लेंगे, तुम घबराना मत। यानी उन्हें विश्वास था कि मौत के बाद भी वे जीवित रहेंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि 11 लोग इतने भ्रम में हों कि वे फांसी लगाकर भी ये सोचें कि वे जिंदा रहेंगे? इस सवाल का जवाब देती है शेयर्ड साइकोसिस की थ्योरी। ये वो स्थिति है जहां एक व्यक्ति का भ्रम दूसरों पर हावी हो जाता है। ललित ने अपने पिता की आत्मा का माध्यम बनकर पूरे परिवार को यकीन दिला दिया कि ये रस्म उन्हें स्वर्ग ले जाएगी और वे मरेंगे नहीं बल्कि ऊपर चले जाएंगे। घटना के 3 साल बाद अक्टूबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में किसी भी तरह का फाउल प्ले नहीं पाया गया है। ये एक पारिवारिक आत्महत्या समझौते का मामला था जो शेयर्ड साइकोसिस से प्रेरित था। पुलिस ने साबित कर दिया कि न तो कोई बाहरी हाथ था, न कोई तांत्रिक, न कोई गॉडमैन। ये पूरा खेल ललित के दिमाग का था जो धीरे धीरे पूरे परिवार पर हावी हो गया। लेकिन इस रिपोर्ट ने लोगों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया। आज भी लोग मानते हैं कि इस केस में कुछ तो छुपाया गया है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट में कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए गए थे, जैसे 11 पाइप दीवार में क्यों लगाए गए थे, सीसीटीवी फुटेज में दिखी वो रहस्यमयी छाया कौन थी, और सबसे बड़ा सवाल, उस मोबाइल रिकॉर्डिंग में अज्ञात आवाज किसकी थी। पुलिस का कहना था कि वो आवाज ललित की ही थी, जिसे उसने जानबूझकर बदल दिया था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया। तो फिर सच क्या है? क्या सच में ललित के अलावा कोई और था उस रात, या फिर ये सब सिर्फ एक बड़ा मानसिक भ्रम था? शुरुआत में हमने आपको बताया था कि घर के सभी दरवाजे खुले थे। पुलिस ने इसका जवाब दिया, परिवार के सदस्यों को लगता था कि रस्म के बाद वो वापस आएंगे, इसलिए उन्होंने दरवाजे खुले रखे थे। लेकिन क्या ये तर्क संतोषजनक है? एक परिवार जो इतने सालों से एक ही भ्रम में जी रहा था, क्या वो सच में अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर फांसी लगाने चला गया? हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आया हो और फिर जल्दी जल्दी में दरवाजे खुले रह गए हों, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं था, और जब तक सबूत नहीं तब तक केस बंद। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी थी? क्या सच में कोई बाहरी व्यक्ति था उस रात? और वो अज्ञात आवाज जो उस रिकॉर्डिंग में सुनाई दी, क्या वो कभी पहचानी जाएगी? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन इतना तय है कि बुराड़ी कांड उन केसों में से एक है जो आने वाले कई सालों तक लोगों के दिमाग में गूंजता रहेगा। ये हमें सिखाता है कि अंधविश्वास और मानसिक भ्रम की दीवारें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ये हमें बताता है कि एक परिवार जो प्यार, समृद्धि और एक साथ रहने में विश्वास रखता था, कैसे एक झूठे वादे के चक्कर में सब कुछ खो बैठा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी केस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।